नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे। और हमारा टारगेट है कि जो 17 मार्च को हमारा एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें हमें अधिकतम क्वेश्चन वहाँ मिल सकें। और उसी संदर्भ में आपको मैं एक गाइडेंस दे रहा हूँ जिसका मुख्य उद्देश्य 17 मार्च की परीक्षा है। इसलिए जहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा स्पीड से और मेन टॉपिक को ही देखेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अनुसूची। भारतीय संविधान में अनुसूची के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। पहली बात तो इसको याद रखिएगा कि आप मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन है कि उनकी सीमाएं कहाँ होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछे आपको पहली अनुसूची में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं तथा भारत के जितने राज्य हैं उनकी सीमाएं इसमें सम्मिलित हैं। दूसरी अनुसूची इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना है आपको। इसमें वेतन और भत्ते दिए गए हैं। वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार होंगे। वो किस किस के यहाँ साफ लिखा गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, यहां ध्यान रखिए अध्यक्ष। लोकसभा राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इसका मतलब ये हुआ कि संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं उनके वेतन और भत्ते हैं राष्ट्रपति के हैं, राज्यपाल के हैं। न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय हमारा और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग हम जिसे कहते हैं, उनके हैं। यहां से सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते की व्यवस्था नहीं की गई है। तो राष्ट्रपति के लिए की गई, तो देखिए किस किस के लिए नहीं है। उपराष्ट्रपति का नाम यहां पर नहीं मिला आपको। उपराष्ट्रपति, इसके बारे में कोई चर्चा यहां नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के भी यहाँ पर वेतन और भत्तों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तीसरी, मंत्री के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है वेतन भत्ते की। और चौथा, जो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जितने भी सदस्य होते हैं, यानी कि जो सदस्य होते हैं उनके बारे में भी चर्चा नहीं है। यहाँ केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में चर्चा है। और ये ध्यान रखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है ना, महान्यायवादी की भी नहीं है। महान्यायवादी, यहीं से आपको क्वेश्चन गलत कराता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय अनुसूची, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के वेतन भत्ते नहीं दिए गए हैं और बाकी के लोगों के वेतन भत्ते हैं। तो देखना अनुसूची तीसरी अनुसूची में है शपथ प्रतिज्ञान। दूसरी अनुसूची में जिनके सब वेतन भत्ते नहीं थे, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, उन सब के बारे में भी चर्चा आपको दूसरी अनुसूची में इस तरीके से सोचनी है कि ये उसमें नाम लिखा है या नहीं। ऐसे ही तीसरी अनुसूची में भी हमारे महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं। शपथ जिनकी है संघ के मंत्री, यानी कि केंद्र सरकार के जितने मंत्री होंगे, राज्य मंत्री, संसद के सदस्य, संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग, यानी कि सीएजी की यहाँ पर भी व्यवस्था है। कैग दोनों में है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी दोनों में है, दूसरी और तीसरी अनुसूची में। तो शपथ प्रतिज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पर फिर वही क्लासिफिकेशन की किस किस की नहीं, तो राष्ट्रपति की यहाँ पर शपथ प्रतिज्ञान के बारे में कोई भी चर्चा
नहीं है। राष्ट्रपति के लिए अलग से शपथ भारत के संविधान में दी गई है। उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई भी शपथ प्रतिज्ञान यहां पर नहीं है, ठीक है ना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनका भी यहां पर कोई शपथ प्रतिज्ञान नहीं दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको इन दोनों तीनों में से किसी एक का नाम लिख के दे देगा और पूछेगा कि कौन नहीं। तो संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कैग के बारे में जो शपथ और प्रतिज्ञान है वो तीसरी अनुसूची में दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये बहुत बार पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी पूछा है, ये अधिकतर व्यक्तियों को याद रहता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। इसमें ये लिखा गया है कि कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें आवंटित होंगी और ये राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में आवंटित हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अधिकतर आता है। पांचवा और छठवां, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची दोनों में एक विशेषता ये है कि ये जो है प्रशासन की बात करती है और प्रशासन भी किसका, अनुसूचित क्षेत्रों का, अनुसूचित क्षेत्रों का और जनजातीय क्षेत्रों का, ठीक है ना। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन के नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध दिया गया है। तो पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, उनके क्या अधिकार होंगे, कैसे नियंत्रण किया जाएगा, ये पांचवी अनुसूची में वर्णन है। और जो छठवीं अनुसूची है हमारी, इसमें भी 4 स्पेशल राज्यों का नाम लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान छठवीं अनुसूची में है और इन चारों राज्यों के अलावा जितने भी राज्य बचे उन सब के संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में है। तो पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी बचे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है, वहां पर उनके प्रशासन का वर्णन है। और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ना, असम के लिए ए, त्रिपुरा के लिए टी और एम, एटीएम, लेकिन एम जो है स्क्वायर है, तो एटीएम स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये छठवीं अनुसूची में है और यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन हमारे सातवीं अनुसूची में है। तो इसको यहां पर सूची भी होता है, शेड्यूल की बात करता है, ठीक है ना। और इन सूचियों में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो संघ सूची, संघ सूची के बारे में 100 विषय यहां पर दिए गए हैं, राज्य सूची के विषय 61 दिए गए हैं और संवर्त सूची के विषय 52 विषय दिए गए हैं। और यहां पर संघ सूची पर जो कानून बना सकती है वो केंद्र अर्थात संघ अर्थात संसद, संसद बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य विधान मंडल कानून बनाएंगे, कौन, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल राज्य सूची पर कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची पर दोनों संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। तो सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र सूची में 100 यानी संघ सूची में 100 विषय लिए गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 8वां यानी 8वीं अनुसूची, ये 5 स्टार, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
8वीं अनुसूची में सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, ये 22 भाषाएं हैं। अब ऐसे तो याद रहेंगी नहीं ये 22, तो इनमें से कौन सी है ऐसी जो एग्जामिनर आपसे गलत करा सकता है? तो देखो, अंग्रेजी इसमें नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी इसमें नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी इसमें डाल के पूछ सकता है। और 22 भाषाएं ये हैं। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची से संबंधित कुछ प्रावधान। हमने देखा कि पहले मूल संविधान में ये 14 थी और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हमें लिखी गई, यानी कि 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। और ये 8 भाषाएं कब कब जुड़ी? तो सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और इसमें एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की 15वीं भाषा सिंधी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था कब? 1967 में। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1992 में जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई और 3 भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इनको याद करने की ट्रिक जो अधिकतर एस्पायरेंट जानते हैं, स्टूडेंट जानते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये भाषाएं 1992 में 71वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसकी ट्रिक आप अपने आप से बना लेना और याद भी रख सकते हो। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हमने जो बनाई है MSD, महेंद्र सिंह धोनी। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो यानी कि बड़ा महान खिलाड़ी। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी अब हो गई हैं 22, और 22 भाषाओं में से जो संविधान संशोधन 21वां था इसके द्वारा जोड़ी गई सिंधी, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची, ये महत्वपूर्ण है और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 9वीं अनुसूची को भारत में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और ये हुआ था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। जब भारत का संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, उसके बाद 12 वर्तमान में है, तो 4 जोड़ी गई। 4 में से सबसे पहली थी 9वीं अनुसूची जिसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में ये प्रावधान किया गया कि भारत सरकार अगर कोई विधि बनाती है तो उसका विधि मान्यीकरण होगा और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दरअसल जब भारत आजाद हुआ था तब भारतीय सरकार के पास ये समस्या थी कि लोगों की जमीन का अधिग्रहण करना है, वहां पर रेलवे लाइन बनानी है, ट्रैक बिछाने हैं, सड़क का निर्माण करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सरकारी लगानी है। उस संदर्भ में भारत में भूमि अधिग्रहण करने के कई सारे विवाद उत्पन्न हो रहे थे, तो सरकार ने 9वीं अनुसूची जोड़ी और उसमें कह दिया कि इस अनुसूची में जिन विधियों का मान्यीकरण हम कर देंगे या जिन विधियों को हम 9वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे उनके खिलाफ जनता जो है न्यायालय में नहीं जा सकती और न्यायालय जो है उसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दे सकता।
इसी आधार पर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार संबंधी विधियों को संरक्षण देना। भूमि सुधार संबंधी जो विधियां सरकार ने बना रखी थी उनको ऐसा संरक्षण देना कि लोग उसके खिलाफ न्यायालय में ना जा सके। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि चाहे वो विधियां 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों ना हो, उनकी जो है पुनर्परीक्षा की जा सकती है, उनका जो है निरीक्षण किया जा सकता है और उनका निरीक्षण इस आधार पे किया जाएगा कि उनके द्वारा कोई ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर सरकार का खराब तो नहीं हो रहा या संविधान का खराब तो नहीं हो रहा। तो वर्तमान स्थिति ये है कि 9वीं अनुसूची के जो विधि मान्यीकरण हैं उनको लगभग अब रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची में जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर क्या है, समीक्षा कर सकता है, पूर्वावलोकन कर सकता है। तो चलिए 9वीं अनुसूची हो गई। 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय इतिहास के राजनीतिक इतिहास में सबसे एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जाता है। 10वीं अनुसूची में सबसे पहली व्यवस्था दल बदल के आधार पर निर्योग्यता यानी कि सदस्यता रद्द करने संबंधी प्रावधान इसमें जोड़े गए। ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लाया गया और उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें लिखा गया कि जो व्यक्ति अपना दल बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे उन व्यक्तियों की संसद की या राज्य विधानमंडल की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य था दल बदल को रोकना, यानी कि जो लोग दूसरी पार्टी से टिकट लेकर बाद में सरकार में किसी में जुड़ जाते हैं अपनी पार्टी को छोड़ के, ऐसे लोगों को रोकना इस दल बदल कानून का उद्देश्य था। अब सवाल उठता है कि दल बदल कानून के आधार पर किसी की सदस्यता को खत्म करना का डिसीजन कौन लेगा? तो लोकसभा में जो लेगा लोकसभा का अध्यक्ष लेगा और राज्यसभा में जो लेगा राज्यसभा का सभापति। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के संबंध में अगर किसी व्यक्ति ने दल बदल के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी, लोकसभा में यह डिसीजन लेगा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में यह डिसीजन लेगा राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकारों को जोड़ा गया, पंचायतों को अधिकार दिया गया, उनको शक्तियां दी गई और उनको कर्तव्य दिया गया। तो पंचायतों से संबंधित ये पंचायती राज व्यवस्था कहां पर, जो पंचायतें हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, उनके संदर्भ में ये जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। पंचायतों के अधिकार एवं शक्तियां दी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें लिखा गया कि पंचायतों को 29 विषयों को संरक्षित करने, उनके संबंध में नियम बनाने, उनके संबंध में शक्तियां और अधिकारों को प्रयोग करने की पावर दी गई और ये 29 विषयों का समावेश किया गया। और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 243G, जिसके तहत भारत में पंचायतों की एक संवैधानिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। पंचायतों के अधिकार संबंधी जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची और महत्वपूर्ण, इसने और एक कदम आगे जाकर जो शहरी भारत है, से जो कस्बे बन गए हैं, जो छोटे शहर बन गए हैं, जो बड़े शहर बन गए हैं, उनमें जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के अधिकार, शक्तियां एवं कर्तव्यों को इसमें डिफाइन किया गया 12वीं अनुसूची में। ये अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, यानी कि 1992 में ही क्या है, 73वां संविधान संशोधन हुआ, 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ और इन दोनों के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और नगर निगम के अधिकार दिए गए।
इसमें 18 विषयों को रखा गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 243W। इस तरीके से 11 और 12वीं अनुसूची हमने पढ़ी और हमने पहले बताया कि मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, उसके बाद 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। आशा करता हूं आपको ये छोटी जानकारी समझ में आई होगी। अनुसूचियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यहां से बन सकते थे वो सब मैंने आपको बताए हैं और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।